Hello students, how are you all? In this session, we'll be taking up progression based questions that have appeared in previous years in SNAP. We'll also be discussing those questions which have appeared on the 10th of December 2023, last day, yesterday, related to progressions. चलिए start करते हैं session को, and towards the end we'll be discussing those questions. So first the basics in 2-3 minutes. So for example, if we take the simplest AP, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Basically, for every other term, we are adding 1 in the previous term. So this is an arithmetic progression, isn't it so? First term हमारा क्या है? First term is equal to 1. Last term is equal to 10. और कॉमन डिफरेंस की बात करें तो कॉमन डिफरेंस इज व्हाट? डिफरेंस बिटवीन टू रिस्पेक्टिव टर्म्स, टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, तो डी विल बी इक्वल टू +1 बिकॉज इंक्रीजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. एवरेज क्या आएगा इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का? एवरेज विल बी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, ए प्लस एल डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 1 + 10 बाई 2, 5.5. और सम क्या होगा? टोटल 10 टर्म्स है तो सम विल बी 10 इंटू एवरेज, यानी कि 10 इंटू 5.5 विच विल बी इक्वल टू 55. अब फॉर्मूला वाइज अगर बात करें तो लेट अस से कि हमने 7th टर्म लिया इस सीरीज का. ओके, 7th टर्म लिया तो T7 क्या होगा? T7 विल बी इक्वल टू, T7 है क्या एक्चुअल में? T7 है हमारा 1 + 6 या फिर 1 + 6 इंटू 1, बिकॉज ए हमारा डी हमारा 1 के बराबर है. So we can write in general as this one is first term plus this 6 is n-1, 7 - 1, and this one is common difference. So this is our general term, Tn is equal to a plus n-1 times d. Similarly, जब हमने एवरेज लिया है, एवरेज क्या है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, और अगर टोटल n टर्म्स हैं इस सीरीज में, सो फर्स्ट टर्म हमारा होगा a और लास्ट टर्म होगा a प्लस n-1 टाइम्स डी, और एवरेज विल बी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, दिस विल बी आवर एवरेज. और सम क्या हो जाएगा? सम विल बी इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाइड बाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विच इज इक्वल टू n. सो इसी को जनरलाइज करके ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है n/2 इज इक्वल टू a प्लस ए यानी 2a प्लस n-1 टाइम्स डी, विच इज ऑल्सो इक्वल टू n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. क्लियर है? इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करके विल बी डूइंग ऑल द क्वेश्चंस. ठीक है, क्वेश्चंस पे चलते हैं और वन बाई वन चीजें समझते चलेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्स टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज p एंड y टर्म इज q, तो सम ऑफ फर्स्ट x + y - 1 टर्म्स इज व्हाट? x + y - 1 टर्म्स का सम क्या होगा? तो अगर एक्स टर्म हमें गिवन है p, यानी कि वी कैन राइट दैट p इज इक्वल टू, अगर फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है तो a प्लस x - 1 टाइम्स d. सिमिलरली q विल बी इक्वल टू a प्लस y - 1 टाइम्स d. और अगर दोनों को हम एड अप कर दें तो p प्लस q विल बी इक्वल टू a प्लस a यानी कि 2a प्लस x - 1 इंटू डी प्लस y - 1 इंटू डी, यानी कि x प्लस y -1 इंटू डी. ठीक है, इसको ऐसे लिखने का एक पर्पस है जिसलिए ऐसा लिख रहे हैं. सम ऑफ फर्स्ट x प्लस y - 1 टर्म्स का हमें चाहिए, तो सम ऑफ x प्लस y - 1 टर्म्स विल बी इक्वल टू x प्लस y - 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस n-1 होता है, तो n इज इक्वल टू x प्लस y - 1, यानी कि दिस विल बी x प्लस y - 1, ये n है हमारा, दिस इज इक्वल टू n, तो दिस -1 टाइम्स d. Now you can compare these two. So this is nothing but p plus q only. So this will be x plus y minus 1 by 2 into p plus q. Option C. But this is one way to look at it. इस क्वेश्चन को करने का ये एक तरीका है, बट ये अकेला तरीका नहीं है. We can also do it by putting values. So let us say कि हमने मान लिया कि हमारा जो सीरीज है that is 1, 3,
5 7, ये सीरीज है हमारी, और x इज इक्वल टू 2 है, y इज इक्वल टू 3 है। तो सेकेंड टर्म हमारा क्या है, दैट इज इक्वल टू 3, यानी कि p इज इक्वल टू 3। थर्ड टर्म क्या है, q इज इक्वल टू 5। सारी वैल्यूज हमको मिल गई। हमको चाहिए सम ऑफ फर्स्ट x प्लस वाई माइनस 1 टर्म्स, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स x प्लस वाई माइनस 1, यानी कि 2 प्लस 3 माइनस 1, यानी कि फर्स्ट 4 टर्म्स का सम चाहिए। तो वो वैल्यू क्या होगी हमारी, दैट विल कम आउट टू बी 7 प्लस 5 12 प्लस 4 16, 16 आ रही वैल्यू। अब वैल्यूज पुट करके देख सकते हैं अपने ऑप्शंस में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है x प्लस वाई इंटू पी प्लस क्यू बाई 2, यानी कि 5 इंटू 8 बाई 2, डेफिनेटली नहीं आ रहा है सेकंड ऑप्शन, और ऐसे अप्लाई करके बाकी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक तरीका हो सकता है कि जहां पे कि हमने डायरेक्टली वैल्यू पुट करके अपने क्वेश्चन को आसान कर दिया, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज सेइंग एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुज फर्स्ट टर्म इज यूनिटी, यानी कि पहला टर्म 1 है, and in which the sum of the first half of any even number of terms to that of the second half of same number of terms is in constant ratio. तो common difference d is given by what, यानी कि common difference d की वैल्यू क्या होगी। फर्स्ट टर्म is given as 1, मान लेते हैं नेक्स्ट टर्म is 1 plus d, then the next term will be 1 plus 2d, 1 plus 3d and so on. Question is saying sum of first half of any even number of terms to that of second half of the same number of terms is in constant ratio. ठीक है। तो पहले केस में हमने मान लिया कि पहले 2 टर्म्स को कंसीडर किया, फर्स्ट 2 टर्म्स को कंसीडर किया, तो फर्स्ट हाफ है हमारा 1 और सेकेंड हाफ है 1 प्लस डी। तो फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ का रेशियो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस डी, ठीक है। दिस इज फर्स्ट केस। सेकेंड केस में मान लेते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 4, फर्स्ट हाफ आ जाएगा हमारा 1 प्लस डी, एंड सेकेंड हाफ विल बी 1 प्लस 2d plus 1 plus 3d, and this ratio should be same as per the question. This ratio should be same, isn't it so? तो ये क्या आ गया, 1 upon 1 plus d is equal to 2 plus d upon 2 plus 5d. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, so this will become 2 plus 5d is equal to d square plus 3d plus 2. ये 5d इधर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, so this will become d square माइनस 2d इज इक्वल टू 0, यानी कि d इंटू डी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो इधर d इज इक्वल टू 0 और d इज इक्वल टू 2। अब d इक्वल टू 0 हो जाएगा तो फिर AP ही कहाँ रह जाएगी, फिर ये फिर कोई डिफरेंस ही नहीं होगा टर्म्स के बीच में, सारे टर्म्स सेम होंगे, इजंट इट सो? तो d शुड बी इक्वल टू 2, so that is also a possibility, ठीक है। बट d is equal to will be our solution, will be our answer, option B. ओके, क्लियर है। एक चीज और कर सकते थे इस क्वेश्चन में, यहां पे भी हम वैल्यूज पुट करके भी चेकआउट कर सकते थे कि अगर हमारा पहला टर्म 1 है और हमारा कॉमन डिफरेंस 1 आ रहा है, सो 1 2 3 4 दीज आर फर्स्ट 4 टर्म्स। पहले फर्स्ट 2 टर्म्स लिए तो 1/2 रेशियो आया, देन फर्स्ट 4 टर्म्स लिए तो रेशियो क्या आएगा, फर्स्ट हाफ है 1 + 2 3, सेकेंड हाफ है 3 + 4 7, सो 3/7 आया, नॉट इक्वल, तो डेफिनेटली 1 आंसर नहीं होगा। अब 2 के लिए चेक करते, तो 1 3 5 7, सेम लॉजिक, 1 अपॉन 3, पहले हमने 2 टर्म्स लिए तब 1 अपॉन 3 आ गया, फिर 4 टर्म्स लिए तो ऊपर आएगा 1 + 3 यानी 4, नीचे आएगा 5 + 7 यानी 12, तो 4/12 इज इक्वल टू 1/3, यस इट इज, so definitely option B will be the answer. क्लियर है? ओके, बोथ अप्रोचेस शुड बी क्लियर। और सेकंड अप्रोच जो हमारा है वैल्यू पुट करने का, जहां जहां पे पॉसिबल हो, वी शुड प्रेफरेबली डू दैट एज वेल, दैट ओनली इन द एग्जाम, बिकॉज दिस इज मच इजियर अप्रोच एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन। तो टाइम टेकिंग होगा एंड स्नैप जैसे एग्जाम में दिस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Next one is, if A, B, C be respectively the sum of first P, Q, R terms of an arithmetic progression, then A by P into Q by R plus B by Q into R minus P plus C by R into P minus Q equals to what? बिल्कुल परफेक्टली सिमेट्रिकल टाइप का एक्सप्रेशन है, ठीक है। सो क्या सॉल्यूशन हो सकता है इस क्वेश्चन में, इंस्टेड ऑफ, क्योंकि यहां पे अभी हम लिखेंगे तो सम है फर्स्ट P टर्म्स का A, सो A विल बी इक्वल टू व्हाट, A विल कम आउट टू बी इक्वल टू P टर्म्स का है, हाँ, P by 2 इंटू 2 टाइम्स कैपिटल ए को फर्स्ट टर्म माना बिकॉज कंफ्यूज हो जाएगा अदरवाइज, ठीक है। सो 2 टाइम्स कैपिटल ए प्लस P - 1 टाइम्स D, और इस तरह से सारी वैल्यूज को लिखेंगे और फिर उसके बाद में फिर हम ऐसे घटाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, इजंट इट सो?
तो हम इतना टाइम एग्जाम में नहीं दे सकते, तो स्ट्रेट अवे हम क्या करेंगे, सीधे सीधे वैल्यूज एज्यूम कर लेंगे। हमने अपना एपी मान लिया, एपी है हमारा 1 2 3 4, ए इज इक्वल टू ए बी सी से पहले पी क्यू आर निकाल लेते हैं। तो पी लेट अस से इज इक्वल टू 1, क्यू इज इक्वल टू 2 एंड आर इज इक्वल टू 3। तो अगर p इज इक्वल टू 1 है तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म विल बी 1 ओनली, q इज इक्वल टू 2 सम ऑफ 2 टर्म्स विल बी 3, r इज इक्वल टू 3 सम ऑफ 3 टर्म्स विल बी इक्वल टू 6। नाउ a by p into q minus r, so a by p यानी 1 by 1 into 2 minus 3 प्लस b by q यानी कि 3 by 2 into r minus p 3 minus 1 प्लस c by r which is 6 by 3 into p minus q यानी कि 1 minus 2। This will become 2 minus 3 minus 1 plus 3 by 2 into 2 that will be equal to 3 and this is 6 by 3 which is 2 into minus 1 यानी कि minus 2। So straight away 0 आ रहा है आंसर, ऑप्शन ए will be our answer। क्लियर है? ठीक है। और कोई भी और ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा बिकॉज पी क्यू आर विल ऑल्सो भी पॉजिटिव, पी प्लस क्यू प्लस आर भी पॉजिटिव ही होगा, ए पी प्लस बी क्यू प्लस सी आर भी पॉजिटिव ही होगा। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वन इज सेइंग फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 30 एंड 35 बट नॉट बाय 140। 30 और 35 से डिविजिबल हैं, यानी कि 30 और 35 के एलसीएम से भी डिविजिबल होंगे, 30 और 35 के एलसीएम से भी डिविजिबल होंगे। और 30 और 35 का एलसीएम क्या आएगा, दैट विल बी 30 क्या है 6 इंटू 5, 35 है 7 इंटू 5 यानी कि 6 इंटू 7 इंटू 5। कॉमन टर्म्स और अनकॉमन टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया, दैट विल बी 210 210। सो 210 से डिविजिबल होना चाहिए बट 140 से नहीं होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि 70 इंटू 3 से डिविजिबल हो रहा है बट 70 इंटू 2 से नहीं हो रहा है, यानी कि 420 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। 140 से नहीं हो रहा, 140 के किसी मल्टीपल से भी नहीं होगा, 420 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए और 210 से होना चाहिए, यानी कि 210 का हर जो अल्टरनेट मल्टीपल है वो हमारे आंसर में इंक्लूड नहीं होगा। यानी कि 210 तो चलेगा, 420 नहीं चलेगा, 630 चलेगा, 840 नहीं चलेगा इन जनरल। ये एग्जांपल ले रहे हैं बट हमें चाहिए 4 डिजिट नंबर्स। तो पहला 4 डिजिट नंबर क्या आएगा, यानी कि 1050 से हम स्टार्ट करेंगे। 1050 चलेगा बट 1260 नहीं चलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो 1050 हमारा फर्स्ट टर्म हो गया और लास्ट टर्म क्या आने वाला है 210। लास्ट टर्म क्या आने वाला है 10,000, हमारा 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है। 10,000 को अगर हम 210 से डिवाइड करें तो क्या कहानी बनेगी, जीरो तो हटा ही दो, ठीक है, क्योंकि इस जीरो से कोई रेलेवेंस नहीं होने वाला है। 21 4 जा 84 बचा 160, 21 7 जार कितना 147, 13 रिमाइंडर बचने वाला है। ठीक है, यानी कि 130 घटा दोगे सो दैट विल बी 10,000 माइनस 130, सो दैट विल बी 9,870, सो दैट विल बी आवर लास्ट टर्म। एंड एज वी कैन सी कि जो लास्ट टर्म है हमारा दैट इज नॉट डिविजिबल बाई 420। तो पहला वाला टर्म 1050 है, लास्ट टर्म 9870 है जो हमारी लिस्ट में होंगे और बीच के अल्टरनेट टर्म्स को हमें घटाते रहना पड़ेगा, बीच के अल्टरनेट टर्म्स को हमें घटाना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स सबसे पहले निकाल लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना आएगा, लास्ट टर्म है 9870, फर्स्ट टर्म है 1050। तो एज वी नो कि जो जनरल टर्म हमारा होता है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी। सो टी एन या फिर लास्ट टर्म अगर इसको लिख दें तो एल माइनस ए विल बी इक्वल टू एन माइनस 1 टाइम्स डी। सो एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, दिस विल बी अवर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो जब भी हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने होंगे तो लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा के वील डिवाइड बाई कॉमन डिफरेंस एंड देन वील एड अ वन ऐड करना पड़ेगा बिकॉज जब हम घटा रहे हैं व्हेन वी आर सब्ट्रैक्टिंग द फर्स्ट टर्म एज वेल, बट फर्स्ट टर्म को इंक्लूड तो करना पड़ेगा, इसलिए +1 भी ऐड करेंगे लास्ट में। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा एन की वैल्यू आ जाएगी 9870 माइनस 1050 डिवाइडेड बाई 210 प्लस 1। सो ये वैल्यू क्या आ गई, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 987 माइनस 105 आ रहा है 882 बाई 21। सो दिस इज 882 बाई 21 प्लस 1, 21 4 जार 84, तो 42 प्लस 1 43 टर्म्स आ रहे हैं टोटल। इस सीरीज में 43 टर्म्स आ रहे हैं और एवरी अल्टरनेट टर्म इज नॉट इंक्लूडेड, यानी कि फर्स्ट टर्म इंक्लूड करेंगे, थर्ड इंक्लूड करेंगे, फिफ्थ करेंगे, सेवंथ करेंगे, नाइन्थ करेंगे और लास्ट में 43rd करेंगे। सेकंड वाला नहीं करने वाले हैं, सेकंड वाला नहीं करने वाले हैं, फोर्थ वाला नहीं करने वाले हैं, सिक्स्थ वाला नहीं करने वाले हैं, एट्थ वाला नहीं करने वाले हैं एंड सो ऑन, और 42nd भी नहीं करने वाले हैं। तो टोटल कितने टर्म्स को नहीं इंक्लूड करना है 43 में से, 2 4 6 टिल 42। 42 इज 21 इंटू 2, यानी ये 21 टर्म्स को हमें इंक्लूड नहीं करना है।
So 21 घटा देंगे इसमें से. Our answer will be 22 terms will be there. Our answer will be 22, option B. क्या बात समझ में आ रही है? Okay, is it clear? Okay, next question. Next one is saying what is the sum of integers from 113 to 113 113 which are divisible by 7. और एक ये इतनी सारी कॉम्प्लेक्स वैल्यूज हमको दे दी गई हैं. सो हमें सम निकालना है, सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 113 टू 113 113 विच आर डिविजिबल बाई 7. क्या कर सकते हैं यहाँ पे? सबसे पहले देखते हैं क्या 113 हमारा डिविजिबल है. 113 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे सो इज इट डिविजिबल. 113 डिवाइड बाई 7 कितना आएगा? 112 इज डिविजिबल और नेक्स्ट नंबर आएगा हमारा 119 जो कि डिविजिबल होगा. ठीक है, नेक्स्ट नंबर आएगा 119 और 113 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या कहानी बनेगी? कितना रिमाइंडर बचेगा हमारा व्हेन वी आर डिवाइडिंग दिस बाई 7? तो 112 तक तो जा रहा है, इसके बाद में बचेगा 41 35 63. यस, दिस इज डिविजिबल. ठीक है. ऑल्सो 113 इज नथिंग बट दिस इज 1001 इंटू 113 और 1001 हमारा होता है 7 इंटू 11 इंटू 13. ठीक है. सो डेफिनेटली 7 से ये नंबर हमारा डिविजिबल है. क्लियर है? ओके. सो ये हमारा फर्स्ट टर्म आ गया 119. लास्ट टर्म है 113 और हमें इन सबका सम निकालना है. सम निकालने के लिए क्या चाहिए? कॉमन डिफरेंस तो 7 का होगा बिकॉज वी आर एडिंग ऑल द इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाई 7. तो कॉमन डिफरेंस तो 7 आएगा, यानी d इज इक्वल टू 7 होगा. a इज इक्वल टू 119 है. n की वैल्यू निकालनी है कि n हमारा क्या होगा, क्योंकि फॉर्मूला लगाने से पहले n की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी. Isn't it so? तो क्या अप्रोच होना चाहिए हमारा इस क्वेश्चन में? तो n विल बी इक्वल टू 113 माइनस 119 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 1. यही तो आएगा, यही तो आएगा. Isn't it so? ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको. तो दिस विल बी 113,000 और उसमें से भी हम 6 सब ट्रैक करेंगे. सो 112,994 बाई 7 प्लस 1. तो ये जाएगा 7 1 7 16142 प्लस 1 यानी कि 16143. ओके. सो सम हमारा आ जाएगा 16143 नंबर ऑफ टर्म्स है, तो 16143 मल्टीप्लाइड बाई एवरेज, n मल्टीप्लाइड बाई एवरेज, और एवरेज होगा इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 119 प्लस 113 डिवाइडेड बाई 2. ये कितना आने वाला है? दिस विल कम आउट टू बी, यहाँ पे लास्ट में क्या आने वाला है? दिस विल बी 113 यानी कि 16143 इंटू 113 और ये आएगा 232 बाई 2. सो अल्टीमेटली यहाँ पे दिस इज 16143 और ये इसमें लास्ट में 16 आने वाला है. Isn't it so? और यहाँ पे 3 है, तो 3 से जब 16 को मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट में हमारा 8 आएगा आंसर में, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा. क्या ये बात क्लियर होती है? ठीक है, ऑप्शन सी विल बी आवर आंसर इन दैट केस. कोई दिक्कत? क्लियर है? थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन था और थोड़ी सी वैल्यूज भी बड़ी हैं, तो कैलकुलेशन मिस्टेक होने की भी पॉसिबिलिटी है, तो एग्जाम में लास्ट के लिए रखना इज मच प्रेफरेबल फॉर दिस क्वेश्चन. क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं. Next question is saying if A, B, C be the pth, qth, rth terms of an arithmetic progression, then P into B minus C plus Q into C minus A plus R into A minus B is equal to what? So it is given that A is equal to pth term of an arithmetic progression, यानी कि कैपिटल A प्लस P माइनस 1 टाइम्स कैपिटल D. ये A आ गया हमारा, और ऐसे ही B और C को भी निकाल लेंगे. ठीक है, तो B विल बी कैपिटल A प्लस Q माइनस 1 टाइम्स D, और फिर हमें जैसे A माइनस B निकालेंगे तो A माइनस B क्या हो जाएगा? A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा हमारा P माइनस Q इंटू D. सो यू कैन ऑब्जर्व अगेन दिस इज अ वेरी सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन. तो सारी वैल्यूज हमारी कैंसिल आउट हो जाने वाली हैं, सारी वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी, क्योंकि A माइनस B में R मल्टीप्लाई करोगे, दिस विल बी P माइनस Q इंटू R.
डी। सिमिलरली अगले वाले टर्म में आएगा सी माइनस ए इंटू बी डी, और उसके अगले वाले टर्म में आएगा बी माइनस सी इंटू ए डी। सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, इक्वल टू 0, हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। या फिर यही कर सकते थे जैसे हमने पहले किया कि एक एपी हमने मान ली 1357 की, और ए बी सी को मान लिया, एज्यूम कर लिया, पी क्यू आर को एज्यूम कर लिया, और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। 0 आने वाला है। क्लियर है? ठीक है। और क्योंकि परफेक्टली सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन है और इट इज़ वेरी इजी टू ऑब्जर्व फ्रॉम हियर एज वेल, सो इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, स्ट्रेट अवे आंसर विल बी 0। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स एग्जिस्ट बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर डिविजिबल बाई 7। 100 और 1000 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स हैं विच आर डिविजिबल बाई 7। प्रॉपर अप्रोच क्या होगा, पहले पूरा अप्रोच देख लेते हैं, इसके बाद में शॉर्ट में देख लेंगे कि ऐसे क्वेश्चन हमें क्या करना चाहिए था, कंसिडरिंग द ऑप्शंस दैट आर गिवन। तो 100 और 1000 के बीच में ऐसे नंबर्स जो कि 7 से डिविजिबल है। फर्स्ट टर्म क्या होगा, 70 प्लस 35 105 पहला टर्म है हमारा। लास्ट टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म आ जाएगा 980, भी 7 से डिविजिबल है तो 994 लास्ट टर्म होगा हमारा। क्लियर है? अदरवाइज जिनको प्रॉब्लम आ रहा है इसमें कि लास्ट टर्म कैसे निकालेंगे, तो 1000 को 7 से डिवाइड कर लो, जितना रिमाइंडर बचेगा उतना सब्ट्रैक्ट कर देना, 994 आ जाएगा। 105 फर्स्ट टर्म है और 994 लास्ट टर्म है। और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कितने टर्म्स हैं जो कि डिविजिबल बाई 7 है। ओके, सो एक तरीका हो सकता है कि 994 डिवाइड बाई 7 कर दे, कितनी बार जाएगा, 1 देन 29 142 142 टोटल टर्म्स आ रहे हैं 994 तक, यानी कि 144 टोटल मल्टीपल्स ऑफ 7 आर देयर टिल 994। और 105 से पहले कितने निकल गए, 105 से जस्ट पहले वाला कौन सा है जो इंक्लूड नहीं करेंगे, दैट इज 98, और 98 बाई 7 इज 14। तो 142 में से 14 सब्ट्रैक्ट कर दो, 142 माइनस 14 यानी कि 128 विल बी आवर आंसर। दिस इज वन अप्रोच। या फिर कर सकते थे 994 माइनस 105 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 1, बट ये थोड़ा सा ज्यादा सिंपल लगता है बिकॉज इजी वैल्यूज है। ठीक है, सो डेफिनेटली आंसर आएगा हमारा ऑप्शन बी 128। साथ में क्या है, ये जो ऑप्शंस हमें गिवन है इन ऑप्शंस में 1 का वेरिएशन नहीं है, यानी कि 128 से पहले 127 नहीं दिया है, 129 नहीं दिया है। ठीक है, तो यहां पे एक और काम कर सकते हैं हम लोग कि स्ट्रेट अवे जो डिफरेंस है हमारा 1000 और 100 के बीच का डिफरेंस कितना, 900 का है। 900 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू रफली कितनी आएगी, 7 से 1 टाइम्स जाएगा, देन 1 2 8 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी। तो डेफिनेटली हमारा आंसर 128 ही आएगा, क्योंकि 128 के आसपास मल्टीपल्स होने चाहिए, 128 होंगे या 129 होंगे। तो जब भी ए का गैप नहीं गिवन हो, 1 से ज्यादा का गैप गिवन हो, तो डायरेक्टली आप जो डिफरेंस आ रहा है जो लास्ट टर्म हमें गिवन है, यानी कि 1000 और 100 के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है, इस डिफरेंस को उस नंबर से डिवाइड करके, यानी 7 से इस केस में डिवाइड करके भी आप अपने आंसर को निकाल सकते हो। ठीक है, बट ये काम तब नहीं करना है जबकि ऑप्शंस बहुत क्लोज हो, यानी कि 1 1 का गैप गिवन हो, क्योंकि वहां पे ऐसा पॉसिबल हो सकता है, बिल्कुल बॉर्डर लाइन केसेस बने। क्लियर है? और कंफ्यूजन अराइज हो सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर्स एग्जिस्ट दैट व्हेन डिवाइडेड बाई 6 लीव अ रिमाइंडर ऑफ 4। तो 3 डिजिट पॉजिटिव नंबर्स ऐसे हमको चाहिए जिनको 6 से डिवाइड करें, रिमाइंडर विल बी 4, यानी कि 6k प्लस 4 के फॉर्म में दीज नंबर शुड बी देयर। 6k प्लस 4 के फॉर्म में दीज नंबर शुड बी देयर। पहला नंबर क्या होगा, 100 इज ऑल्सो इन दिस फॉर्म, यानी कि डेफिनेटली फर्स्ट नंबर हमारा हो जाएगा 100। और लास्ट नंबर क्या आएगा, सारे नंबर्स क्या 6 6 के गैप पे होंगे। जैसे यहां पे है हमारे, देखो 1 1 का गैप दिया है, तो यहां पे डायरेक्टली उस अप्रोच से नहीं जा सकते हैं। ठीक है, 100 आ गया, फिर 106 आएगा, 112 आएगा, लास्ट नंबर क्या होगा 990, तो हमारा मल्टीपल है 6 का, तो 994 विल बी लास्ट टर्म, क्योंकि नेक्स्ट फिर 1000 आ जाएगा। सो 100 से लेकर 994 तक टोटल कितने टर्म्स रहेंगे, तो दैट विल बी 994 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1, विच इज 894 बाई 6 प्लस 1। और 894 बाई 6 कितना होगा, दिस विल बी 900 बाई 6, यानी कि 150 माइनस 1, यानी कि 149 प्लस 1, 150 विल बी आवर आंसर। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको ऐसा कैलकुलेशन करना हो तो ज़्यादा आसान अप्रोच क्या रहेगा कि आप 6 ऐड कर दो, ये प्लस 1 ही तो है। ठीक है, तो 1 को 6 बाई 6 लिख सकते हैं, तो दिस विल बी 894 बाई 6 प्लस 6 बाई 6। तो कैलकुलेशन हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? तो हमेशा इस तरह से ही फॉलो करना है, ऑप्शन बी विल बी अवर आंसर। क्या ये बात समझ में आती है, अप्रिशिएट कर पा रहे हो इस बात को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगर सेशन पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर करना है, और अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स दैट लाई बिटवीन 10 and 300 एंड आर डिविजिबल बाई 9। 10 और 300 के बीच में टोटल कितने नंबर्स हैं विच आर डिविजिबल बाई 9। तो इंस्टेड क्योंकि हमें वैल्यू 10 गिवन है, हम 1 से लेके 300 के बीच में निकाल लेते हैं, 0 से नहीं, 1 से लेके 300 के बीच में टोटल कितने ऐसे नेचुरल नंबर्स हैं विच आर डिविजिबल बाई 9, ये निकाल लेते हैं। और फिर 10 से छोटा एक ही नंबर तो है 9, तो 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 300 तक टोटल कितने हैं, 300 तक टोटल नंबर्स कितने हैं, जब हम 1 से लेके 300 निकाल रहे हैं तो 300 को सीधे सीधे 9 से डिवाइड करके देख लो कितना आएगा। ये आ रहा है 33 पॉइंट समथिंग, यानी कि 33 ऐसे नंबर्स होंगे, 33 ऐसे नंबर्स होंगे, और उनमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। ये 1 सब्ट्रैक्ट किया हमने 9 के लिए, तो आंसर विल बी 32 ओनली, ऑप्शन बी। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे लंबा मेथड नहीं लगाएंगे कि पहला टर्म 18 होगा, लास्ट टर्म निकालें और फिर घटाएं, और फिर दैट इज नॉट नीडेड, एब्सोल्युटली नॉट नीडेड। 32 विल बी अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो दीज आर ऑल द टर्म्स जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड आए हैं स्नैप के एग्जाम में, एपी से रिलेटेड, जो इस ईयर आए हैं, जो कल के एग्जाम में आए हैं, दोज विल डिस्कस आफ्टर डिस्कसिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है अपना? GP first term is equal to, let us say 2, next is 2 into 2 which is 4, then next is 4 into 2 8 and so on 16 32 64, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारा है और उसमें एक टर्म मल्टीप्लाई किया हमने, फिर नेक्स्ट आया, फिर वही सेम रेशियो मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे जो रेशियो है हमारा, सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म विल बी इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइड बाई सेकेंड टर्म विल बी इक्वल टू फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाई थर्ड टर्म, यानी कि जो रेशियो है ये हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो इसको हम कहते हैं कॉमन रेशियो, एंड वी रिप्रेजेंट दिस बाई आर। आर इज इक्वल टू रेशियो, सो आर से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज अवर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और फर्स्ट टर्म अगर हमारा ए है, फर्स्ट टर्म, इफ फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए, कॉमन रेशियो इज आर, तो सीरीज विल बी ए इंटू आर, ए इंटू आर का स्क्वायर, ए इंटू आर क्यूब, ए इंटू आर की पावर 4 एंड सो ऑन। फॉर एनी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सम ऑफ एन टर्म्स क्या होगा? ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में एपी से ही आते हैं, ठीक है, बट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सम ऑफ एन टर्म्स क्या होगा? सम ऑफ एन टर्म्स विल बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो टू द पावर n माइनस 1 अपॉन कॉमन रेशियो माइनस 1, यानी कि r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। इसी चीज को कई जगह पे क्या है बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है कि a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r, और क्वेश्चन या फिर हमको एक्सप्रेशन में लिख दिया जाता है कि व्हेन r इज ग्रेटर देन 1 तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, व्हेन r इज लेस देन 1 तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, पर दोनों फॉर्मूले एक ही जैसे हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अगर आप -1 को कॉमन निकाल लो ऊपर नीचे से, तो फर्स्ट वाले से सेकंड बन जाएगा या सेकंड वाले से फर्स्ट बन जाएगा, तो इसी फॉर्मूले को याद रखने की जरूरत है, दैट इज सफिशिएंट फॉर एन टर्म्स। क्लियर है? और अगर हमें nth टर्म निकालना हो तो tn विल बी इक्वल टू a, ये पैटर्न से देख रहे हैं, सेकंड टर्म में हमारा r की पावर 1 आ रहा है, थर्ड टर्म में r की पावर 2 आ रहा है, यानी कि जो भी हमें टर्म निकालना है उससे पावर r की एक कम होगी, सो a इंटू r टू द पावर n माइनस 1, दैट विल बी आवर nth टर्म। देन अगर इनफाइनाइट टर्म्स है सीरीज में और सम निकालना है, सम तभी डिफाइंड होगा इनफाइनाइट टर्म्स के केस में जबकि हमारा कॉमन रेशियो लेस देन 1 हो, बिकॉज अगर कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो फिर तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम इन्फिनिटी आएगा, इजंट इट सो? कभी हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, सो जब r लेस देन 1 होगा सिर्फ और सिर्फ तभी हम इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकाल सकते हैं, अदरवाइज तो नहीं निकाल पाएंगे। ओके, इनफाइनाइट टर्म्स का सम विल बी a अपॉन 1 माइनस r। अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी। फर्स्ट टर्म हमारा 3 है, नेक्स्ट टर्म इज 6 यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, देन नेक्स्ट टर्म इज 12 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी कि कॉमन रेशियो r हमारा इक्वल टू 2 है। फर्स्ट टर्म 3 है तो 3 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1, अगर n टर्म्स है दैट विल बी इक्वल टू 192, और 3 से काटा ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी 64। सो 64 क्या है, 2 टू द पावर 6 है, कंपेयर कर लेंगे, n माइनस 1 इज इक्वल टू 6, सो n विल बी इक्वल टू 7। इज दैट क्लियर? ठीक है, n इज इक्वल टू 7 हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन बी क्लियरली। नेक्स्ट क्वेश्चन, a ball bounces back to 4/5 of its original height if it was dropped from each time. ठीक है, if it is dropped from a height of 300 meters how far will it go before coming to rest? तो एक बॉल को हमने 300 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया है,
एंड एवरी टाइम इट बाउंसेस बैक टू 4/5 ऑफ इट्स ओरिजिनल हाइट, यानी कि इट विल बाउंस बैक टू 4/5 ऑफ 300 विच इज 240. तो 240 तक इट विल बाउंस बैक एंड देन अगेन नीचे आएगी 2400 मीटर 240 मीटर्स तक. ठीक है, तो पहले तो 300 मीटर्स है, फिर ये 240 प्लस 240, देन अगेन इट विल बाउंस बैक, और इस बार 240 इंटू 4/5 तक बाउंस बैक करेगी, फिर नीचे आएगी एंड सो ऑन. दिस चेन विल कंटिन्यू टिल इन्फिनिटली मेनी टाइम्स. क्लियर है? ठीक है, सो हमें इसका सम निकालना है कि हाउ फॉर विल इट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट. क्या पैटर्न बनेगा हमारा? सबसे पहला टर्म होगा 300 मीटर्स जाएगी, देन 240 जाएगी, और फिर एक बार 240 जाएगी, 240 ऊपर की तरफ जाते हुए फिर नीचे की तरफ आते हुए, देन 240 का 4/5 विच विल बी 192 जाएगी, 192 लौट के आएगी, फिर 192 इंटू 4/5 एंड सो ऑन. क्लियर है? सो बेसिकली ये एक इनफाइनाइट जीपी बन रही है हमारी, और यही बन रही है. इन दोनों को सम कर लोगे तो फिर ये क्या हो जाएगा हमारा, 300 को बाहर रहने दो और अंदर हमारा क्या आ रहा है, 480 पहला टर्म है, नेक्स्ट इज 480 इंटू 4/5, देन नेक्स्ट इज 480 इंटू 4/5 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन. सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी इक्वल टू, टोटल हाइट ट्रेवल्ड विल बी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी इक्वल टू 300 प्लस इनफाइनाइट जीपी का सम विच इज 480 अपॉन 1 माइनस 4/5, माइनस है 1 माइनस 4/5, यानी कि 480 अपॉन 1/5 which will be nothing but 480 into 5. So 300 plus 2400 यानी कि 2700 मीटर्स तक ट्रैवल करेगी. ओके, दिस विल बी कन्वेंशनल अप्रोच टू सॉल्व द क्वेश्चन. बट इन एनी सच क्वेश्चन अगर हमें गिवन है कि एक बॉल बाउंस बैक करती है m/n के रेशियो से, तो डायरेक्टली हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं. डिस्टेंस विल बी इक्वल टू n प्लस m अपॉन n माइनस m इनटू जो हाइट हमें इनिशियली गिवन है, जहां से बॉल को ड्रॉप किया है. डायरेक्टली यहां से आंसर आ जाएगा. सो अगर हमारा n इज इक्वल टू, इस केस में क्या है, n इज इक्वल टू 5 है, m इज इक्वल टू 4 है, सो अवर आंसर विल बी 5 प्लस 4 अपॉन 5 माइनस 4 इंटू 300. सो 9 इंटू 300 2700 मीटर्स विल बी अवर आंसर डायरेक्टली. इतना सब करने की जरूरत नहीं है. हाँ, ये अप्रोच क्लियर होना चाहिए ताकि क्वेश्चन अपना कभी मुश्किल हो, कोई और वेरिएशन हो, तो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो उसका. ठीक है, बाकी एग्जाम में अगर यही डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा तो फिर तो ऐसे ही सॉल्व कर देंगे. इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट वन इज सेइंग सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज टू द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स इज 125 इज टू 152. फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. तो पहले 3 टर्म्स का सम और पहले 6 टर्म्स के सम का रेशियो इज गिवन. फर्स्ट 3 टर्म्स का सम क्या आएगा? फर्स्ट है a, नेक्स्ट टर्म विल बी AR, नेक्स्ट विल बी AR स्क्वायर, देन नेक्स्ट टर्म विल बी AR क्यूब, AR to the power 4 and AR to the power 5. First 3 terms का sum will be A plus AR plus AR square. Is that it so? यानी कि A कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 plus R square. ठीक है, अब ऐसा समझो कि अगर हम नेक्स्ट 3 टर्म्स की बात करें, फर्स्ट 3 टर्म से नेक्स्ट 3 टर्म्स की बात करें, तो अगर हम हर एक टर्म में R क्यूब से मल्टीप्लाई कर दें, पहले 3 टर्म्स में अगर हम हर एक टर्म में R क्यूब से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हमारे नेक्स्ट 3 टर्म्स नहीं बन जाएंगे? AR क्यूब, AR टू द पावर 4, AR टू द पावर 5. बिकॉज एक तरह से हमने अपनी जीपी में पहले 3 टर्म्स को R क्यूब से मल्टीप्लाई करके 3 टर्म्स आगे शिफ्ट कर दिया. इजंट इट सो? क्या ये बात समझ में आती है? और गिवन है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स अपॉन सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स इज 125 अपॉन 152. तो नेक्स्ट यानी कि सम ऑफ 4 प्लस 5 प्लस 6 टर्म्स अगर हमें ये निकालना हो तो क्या करेंगे? ठीक है, तो इसके लिए हम 6 टर्म के सम में से 3 टर्म्स का सम घटा देंगे. क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? सो बेसिकली सम ऑफ 6 टर्म्स बाई सम ऑफ 3 टर्म्स अगर हम ये लिखें तो दैट विल बी 152 अपॉन 125. और अब दोनों साइड में 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये हो जाएगा S6 अपॉन S3 माइनस 1 इज इक्वल टू 152 अपॉन 125 माइनस 1. ये समझाने के लिए लिख रहे हैं, अदरवाइज आप स्ट्रेट अवे क्या करोगे, 152 में 125 घटा दोगे. ठीक है, सो बेसिकली क्या हो गया, S6 माइनस S3 आ जाएगा, यहाँ से S6 माइनस S3 आ जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आएगा S3, एंड दैट विल 152 माइनस 125 यानी कि 27 अपॉन 125.
और ये है हमारा 3/5 का होल क्यूब। और S6 माइनस S3 क्या है, 4 5 6 टर्म्स का सम, यानी कि दिस इज नथिंग बट S6 माइनस S3 क्या हो जाएगा, R क्यूब इंटू S3, और डिनोमिनेटर में S3 है ही है, तो S3 से S3 कैंसिल आउट हो जाएगा, R क्यूब विल बी इक्वल टू 3/5 का होल क्यूब, यानी कि यहां से हमारा कॉमन रेशियो विल बी इक्वल टू 3/5। क्या ये बात समझ में आती है? समझने के लिए हमने इसको ऐसे लिखा है, अदरवाइज हम डायरेक्टली यहां से भी कह सकते थे कि 125 पहले 3 टर्म्स का सम है, एंड देन 152 पहले 6 का है, यानी कि 125 प्लस 27 नेक्स्ट ठीक है, तो 27 अपॉन 125 स्ट्रेट अवे इज इक्वल टू R क्यूब। तो यहाँ से R इज इक्वल टू 3/5 स्ट्रेट अवे आ रहा है, कुछ भी करने की जरूरत हमको नहीं है। ठीक है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एड अप टू 12। पहले 2 टर्म्स और एक जीपी के हैं जिनका की समेशन आ रहा है हमारा 12। तो अगर फर्स्ट टर्म ए है, नेक्स्ट टर्म हमारा ए आर है, तो ए प्लस ए आर इज इक्वल टू 12। देन सम ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 48। थर्ड टर्म होगा ए आर स्क्वायर, फोर्थ होगा ए आर क्यूब, एंड दिस इज कमिंग आउट टू 48। वी कैन राइट आर स्क्वायर को अगर कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा हमारा आर स्क्वायर इंटू ए प्लस ए आर इज इक्वल टू 48। और ए प्लस ए आर ऑलरेडी हमें 12 गिवन है, पुट कर देंगे, सो आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 48/12 यानी कि 4। तो यहां से आर हमारा या तो +2 होगा या फिर -2 होगा। क्वेश्चन से टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर अल्टरनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो यानी कि एक टर्म पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, यानी कि कॉमन रेशियो हमारा पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव होगा। सो आर विल बी इक्वल टू -2। क्वेश्चन आर नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन ने पूछा है फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो आर की वैल्यू को इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो ए प्लस ए आर इज 12, यानी कि ए प्लस ए इंटू -2 इज 12, विच इंप्लाइज कि ए -2a विच इज -a इज इक्वल टू 12। सो -a अगर 12 आ रहा है तो a विल बी इक्वल टू -12। ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ओके, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमर कंज्यूम्ड 100 laddus from Monday to Friday. Each day he consumed 6 more laddus than the previous day. So how many laddus did he consume on Wednesday? Total 100 laddus consume किया है from Monday to Friday and each day he consumed 6 more laddus than the previous day. तो अगर पहले दिन A laddus consume किए हैं जैसे मंडे को, तो ट्यूसडे को होंगे A + 6, वेडनेसडे को होंगे A + 6 + 6 यानी कि A + 12, थर्सडे को होंगे A + 18 और फ्राइडे को होंगे A + 24। और इन सबका जो सम आ रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी व्हाट, 100। सो दिस इज 5a + 60 इज इक्वल टू 100। तो यहां से a इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 8। क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी लड्डूज डिड ही कंज्यूम ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे को कितने कंज्यूम किए हैं, a + 12, तो आंसर विल बी 20 लड्डूज। ठीक है, बट इतना भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में। देखो 100 है मंडे से फ्राइडे तक का टोटल कंजम्पशन, ही कंज्यूम 6 more laddus than the previous day each day। ठीक है, बट अल्टीमेटली क्या है, 6 more laddus से हमें पता क्या चल रहा है कि दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी है, एपी है। मंडे से फ्राइडे तक 5 days ही हैज कंज्यूम्ड, तो एवरेज जो होगा वो थर्ड डे पे होगा, थर्ड डे पे एवरेज होगा। टोटल 5 टर्म्स है, तो हमारा 100/5 यानी कि 20 विल बी अवर थर्ड टर्म, एंड दिस इज नथिंग बट कंजम्पशन ऑन वेडनेसडे। Isn't it so? तो अगर बहुत लंबी वैल्यूज भी होती तो स्ट्रेट अवे कर लेते। 20 हमारा एवरेज आ रहा है और वेडनेसडे के लिए पूछा गया, तो ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा विदाउट रेजिंग द पेन। डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। Isn't it so? क्लियर है? तो अगर हम एवरेज की प्रॉपर्टीज को प्रॉपरली अप्लाई कर लें अपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बिकम्स क्वाइट अ लॉट ईजी, एंड इसीलिए बार बार हम इस प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे हैं और समझ रहे हैं। आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन विच हैज कम यस्टरडे ओनली। ठीक है, तो यस्टरडे के फर्स्ट स्लॉट में ये क्वेश्चन आया है, इफ इन अ डिक्रीजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सम ऑफ ऑल द टर्म्स एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म इज -75। और इस क्वेश्चन में पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश जरूर करनी है। अच्छा सवाल है और सिंपल सवाल भी है अगर आप समझ जाते हो तो। इफ इन डिक्रीजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सम ऑफ ऑल द टर्म्स एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म इज -75 while the sum of all the terms except for the last term is 0, if the difference between 9th term and 13th term is 20, then find the first term of the arithmetic progression। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमें इंफॉर्मेशन सबसे आखिरी में गिवन है कि डिफरेंस बिटवीन 9th टर्म एंड 13th टर्म, तो T9 और T13 के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज 20। और हमारी डिक्रीजिंग एपी है, तो डिक्रीजिंग एपी का मतलब क्या हुआ कि जो कॉमन डिफरेंस है हमारा D जो है <0 आएगा। और 9th टर्म और 13th टर्म के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 9th और 13th के बीच में 4 टर्म्स का गैप है, यानी कि 4D डिफरेंस आएगा।
तो दिस 4d इज इक्वल टू -20 होना चाहिए, बिकॉज लेस देन 0 होगा d, तो d विल बी इक्वल टू -5। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि कॉमन डिफरेंस हमारा -5 आ गया? पहली चीज ये है। देन गिवन है कि सम ऑफ ऑल द टर्म्स एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, तो अगर फर्स्ट टर्म हमारा a है तो फर्स्ट टर्म के अलावा बाकी सारे के सारे टर्म्स का जो सम है दैट इज -75। वाइल सम ऑफ ऑल द टर्म्स एक्सेप्ट द लास्ट टर्म, तो अगर लास्ट टर्म हमारा l है और उसको रिमूव कर दे तो बाकी सारे टर्म्स का जो सम है दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू 0। और सम तो दोनों केसेस में सेम आना चाहिए। तो पहले वाले केस में हमारा सम क्या आ रहा है? सम आ रहा है a पहला टर्म है और a प्लस बाकी टर्म्स का सम है -75, और सेकेंड केस में सम आएगा 0 प्लस l या 0 प्लस लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू -75, विच इज नथिंग बट -5 हमारा कॉमन डिफरेंस है, यानी कि -5 इंटू 15। और ये वैल्यू क्या होगी? क्योंकि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या होता है? n-1 इंटू डी। सो n-1 की वैल्यू 15 है, तो यहां से n इज इक्वल टू 16 आ गया, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इस सीरीज में? 16 है। क्या ये बात समझ में आती है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस सीरीज में हमारे 16 होंगे, इज दैट सो? ठीक है। और हमें पता है कि पहले 15, क्योंकि लास्ट को रिमूव कर दो तो फर्स्ट 15 टर्म्स का जो सम है वो 0 है। अगर सम 0 है तो एवरेज भी 0 ही होगा, और एवरेज यानी कि एथ टर्म जो हमारा है T8 ही तो एवरेज होगा पहले 15 टर्म्स का। पहले 15 टर्म्स का अगर सम 0 है तो एवरेज भी 0 ही होगा, और एवरेज हमारा होगा मिडिल टर्म T8, और T8 अगर हमारा एवरेज जो है वो 0 आ रहा है, हमें पूछा गया क्वेश्चन है फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा? T8 -7 टाइम्स डी। तो फर्स्ट टर्म a विल बी इक्वल टू T8 यानी कि 0 -7 टाइम्स d, और d है -5, तो 0 -7 इंटू -5, तो प्लस का 35 विल बी अवर आंसर, ऑप्शन सी। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत? ओके, सो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन सी 35। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर एग्जाम में थोड़ा सा प्रेशर में गलतियां करते हो या कंफ्यूज होते हो तो आप ऑप्शन से भी थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हो, तो वो चीज़ भी हम वो अप्रोच भी देख लेते हैं। प्रॉपर अप्रोच तो यही है, और ये अप्रोच बहुत सिंपली आपको अगर एक बार इस अप्रोच को प्रैक्टिस कर लोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई कहीं दिक्कत की बात नहीं है। पर एक बार ऑप्शंस वाला चीज़ भी ट्राई कर लेते हैं, ठीक है? एक दो चीज़ें जो दी हुई हैं ऑप्शंस वाली चीज़ से अगर हम बात करें, देखो हमें गिवन क्या है? 25, 30, 35, यही सब ऑप्शन है, ठीक है? और गिवन है डिफरेंस बिटवीन 9th टर्म एंड 13th टर्म इज 20। तो यहां से आप कॉमन डिफरेंस तो निकाल ही लोगे -5 का, वो तो निकालना ही पड़ेगा, उतना भी नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, तो -5 का हमारा कॉमन डिफरेंस तो आ ही रहा है, फर्स्ट टर्म हमको निकालना है। ओके, और सम ऑफ ऑल द टर्म्स एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म इज -75। एक चीज और जो यहाँ पे इंप्लिसिट है जो समझनी है कि 9th टर्म और 13th टर्म के बीच का डिफरेंस है दैट इज 20, यानी कि जो हमारा n की वैल्यू है यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 13 होंगे। क्या ये बात समझ में आती है? तो ये भी समझ में आना चाहिए कि अगर 13 से कम टर्म आ रहे हैं किसी ऑप्शन के लिए तो वो तो वैसे भी आंसर नहीं हो सकता, ठीक है? तो 25 अगर हम पहला टर्म लेते हैं तो 0 कहां पे आएगा? जब 5 बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, इजंट इट सो? 25 फर्स्ट है, फिर 20 आएगा, 15 आएगा, 10 आएगा, 5 आएगा, फिर 0 आएगा, यानी कि हमारा 0 कौन सा टर्म हो गया? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 6 टर्म होगा ऑब्वियसली, क्योंकि 5 टाइम्स हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यानी कि 6 टर्म होगा, तो T6 हमारा 0 होगा, ठीक है? और फिर हमें यह भी पता है कि सम 0 आ रहा है हमारा कितने टर्म्स के लिए? सम 0 आ रहा है लास्ट टर्म के अलावा बाकी टर्म्स के लिए, तो अगर T6 हमारा 0 आ रहा है, उससे पहले 5 टर्म है तो उसके बाद में 5 और टर्म आएंगे, यानी कि T11 तक यहां गए और लास्ट टर्म हमारा T12 हुआ, जबकि हमें ऑलरेडी गिवन है 13 टर्म की बात तो की ही हुई है क्वेश्चन में, तो ये तो आंसर वैसे ही नहीं हो सकता, ठीक है? अब अगले वाले में जाएंगे, 30 के केस में जाएंगे, तो 30 के केस में T7 हमारा 0 होगा, ठीक है? पहले 6 टर्म्स है तो लास्ट बाद में भी 6 टर्म्स होंगे 0 होने के लिए, और फिर एक और टर्म यानी कि लास्ट टर्म हमारा T14 होगा। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, और साथ में हमें क्या गिवन है? हमको ये गिवन है कि सम ऑफ ऑल द टर्म्स एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म इज -75। सारे टर्म्स का सम एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म इज -75। तो यहां पे कितने टर्म्स आने वाले हैं? पहले को हटा दो तो ये 5 टर्म्स आने वाले हैं, 0 के लेफ्ट हैंड साइड में 5 टर्म्स आने वाले हैं, इजंट इट सो? और राइट हैंड साइड में कितने टर्म्स आएंगे? एक सेकेंड, ये हमारे नंबर ऑफ टर्म्स कितना था? 13 टोटल टर्म्स है, ठीक है? T7 को हटा दिया,
नहीं, हाँ, लास्ट टर्म को हटाने के बाद 13 बचे हैं, तो 6 इस साइड में, 6 उस साइड में, हाँ ठीक है। तो इधर पे हमारे 6 टर्म्स बचेंगे, ठीक है, क्योंकि लास्ट टर्म को कंसिडर नहीं किया है। फर्स्ट टर्म को रिमूव करने के बाद में हमारे, हाँ लास्ट टर्म को इंक्लूड किया है, लास्ट टर्म को इंक्लूड किया गया है फर्स्ट टर्म को हटाने के बाद में। और जब हमने लास्ट टर्म को रिमूव किया है तो हमारा सम 0 आ रहा है, ठीक, डेफिनेटली। तो यहाँ पे हमारे टर्म्स कितने होंगे, 6 इस साइड में थे, 6 इस साइड में थे, तो यहाँ पे 7 टर्म्स होंगे, इधर पे 5 टर्म्स होंगे। अब इनका सम निकाल लो, ठीक है, तो क्या क्या सम आएगा हमारा, 5 से लेके और 25 तक के टर्म्स रहेंगे, इजंट इट सो? तो ये सम आ जाएगा हमारा 15 इंटू 5 75। भाई 5 से लेके 25 तक के टर्म्स रहेंगे, यानी 25 प्लस 5, बस थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। जो पहला वाला अप्रोच है वो ज़्यादा ईजी है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें ऑप्शन से आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, और अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो कंफ्यूज भी हो जाओगे। तो बहुत अच्छा अप्रोच तो नहीं है ये। तो डेफिनेटली ये 15 इंटू 5 यानी कि 75 सम आ रहा है हमारा, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में जो 7 टर्म्स होंगे, -5 से लेके कौन सा होगा, -5 पहला टर्म होगा, लास्ट टर्म -35 होगा, तो यानी कि -40/2 यानी कि -20 इंटू 7, दैट विल बी माइनस का 140, ठीक है। तो -140 प्लस 75 कितना आएगा, माइनस का 65 आ रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। और अगला वाला जैसे ही ट्राई करो 35, तो 35 हमारा मैच कर जाएगा, उसमें आंसर आ जाएगा, बिकॉज 35 है। 30 से लेके 5 तक के टर्म्स होंगे जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में, 30 से लेके 5 तक के टर्म्स होंगे जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। और राइट हैंड साइड में टर्म्स कहाँ तक होंगे, आप देख रहे हो -35 तक यहाँ पे आया, तो इसमें -5 से लेके -40 तक के टर्म्स आएंगे। ये 5 है, 30 से लेके 5 तक के, इनका सम कितना आएगा, 35/2 इंटू 6 यानी कि 105, और इनका सम आएगा -45/2 इंटू 8 यानी कि माइनस का 180। तो 104 और -180 को ऐड करोगे, माइनस का 75 आ जाएगा। तो डेफिनेटली हमारा फर्स्ट टर्म 35 होगा। बट ये थोड़ा सा लंबा तरीका है, जो तरीका हमने ऑलरेडी इनिशियली डिस्कस किया है, दैट इज मच बेटर अप्रोच, और उसी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो उसको प्रॉपरली आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और इस क्वेश्चन के लिए नहीं, ऐसा यही सेम क्वेश्चन थोड़ी रिपीट होगा, बट आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके लिए दुरुस्त करेगा उसको, ठीक है। और बार बार जो एवरेज वाला कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एवरेज को समझ लोगे तो पूरी कहानी समझ में आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि हमने क्या यूज किया कि सम ऑफ ऑल द टर्म्स एक्सेप्ट द लास्ट टर्म इज 0, यानी कि लास्ट टर्म के अलावा बाकी टर्म्स का जो एवरेज है वो भी 0 है, और एवरेज मिडिल में आएगा। साथ में हमने नंबर ऑफ टर्म्स भी देख लिया, तो पूरा अप्रोच हमको क्वेश्चन का क्लियर हो गया, और क्वेश्चन इजिली हमसे सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि सेकंड स्लॉट में आया। देयर इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सच दैट रेशियो ऑफ सम ऑफ m टर्म्स एंड सम ऑफ n टर्म्स इज m² अपॉन n²। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का m टर्म्स का सम और n टर्म्स का सम का जो रेशियो है, दैट इज इक्वल टू m² अपॉन n²। और व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ mth टर्म एंड nth टर्म ऑफ द गिवन AP? ओके, सो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है Tm अपॉन Tn की वैल्यू क्या होगी। इजिएस्ट अप्रोच इस क्वेश्चन का ये है कि आप स्ट्रेट अवे सम ऑफ m टर्म्स और सम ऑफ n टर्म्स का रेशियो m² n² गिवन है, तो आप m² के हिसाब से, अगर सम m² आ रहा है, ठीक है, अगर सम m² आ रहा है, sm इज इक्वल टू m², तो m इज इक्वल टू 1 पे क्या वैल्यू आएगी, सम की 1 होगी। m इज इक्वल टू 2 पे सम की वैल्यू होगी 4, m इज इक्वल टू 3 पे होगी 9, m इज इक्वल टू 4 पे होगी 16, m इज इक्वल टू 5 पे होगी 25। और यहां से क्या आप टर्म्स निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल पाओगे। पहला टर्म है 1, बिकॉज एक टर्म का सम 1 आ रहा है, और दो टर्म्स का सम है 4, यानी कि नेक्स्ट टर्म होगा 3, 3 टर्म्स का sum is 9, so next term will be 9 minus 4, which is 5, then 16 minus 9, next term will be 7, and then 9, so 1 3 5 7 9, फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 3 है, यानी कि 4 minus 1 6 minus 1 थर्ड टर्म है, यानी कि इन जनरल टर्म हमारा क्या है 2n minus 1 या 2m minus 1, जैसे भी देखो, ठीक है। सो इन जनरल हमारा एक टर्म आ रहा है 2n minus 1, so tm upon tn will be nothing but 2m minus 1 upon 2n minus 1। क्या बात समझ में आती है? क्लियर है? ओके, दिस इज वन वे टू लुक एट इट। और ऐसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसके अलावा किसी तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे। पर इन जनरल अप्रोच क्या होता है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जब कॉम्प्लेक्स होगा या ऐसी वैल्यूज नहीं होंगी तो वहां पे हमारा अप्रोच बदलेगा, और वो समझ में आना चाहिए। तो sm अपॉन sn इज इक्वल टू m² अपॉन n²। जनरल सम का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज m/2 फॉर m टर्म्स, m/2 इंटू 2a प्लस m-1 टाइम्स d, और डिनोमिनेटर में आएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 टाइम्स d। ठीक है, तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक पावर चली जाएगी,
और 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच गया हमारा m/n इज इक्वल टू 2a प्लस m-1 टाइम्स डी अपॉन 2a प्लस n-1 टाइम्स डी। अब हमें इसको समहाउ जो टर्म का जनरल एक्सप्रेशन है यानी कि tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 टाइम्स डी उसमें कन्वर्ट करना है, लेकिन हमें यहाँ पे 2a गिवन है, तो क्या इसको लिख सकते हैं, दिस विल ऑल्सो भी कि 2 को कॉमन ले गए हैं बाहर, उसके लिए हमें पहले जुगाड़ करना पड़ेगा, तो 2 टाइम्स 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 2 टाइम्स tn क्या हो जाएगा, 2a प्लस 2n माइनस 2 टाइम्स डी, इजंट इट सो? तो बेसिकली क्या है, ये 2n माइनस 2 टाइम्स डी है, यानी कि 2n माइनस 1 टाइम्स डी। क्या इस बात को समझ पा रहे हो? ये 2 टाइम्स tn विल बी इक्वल टू 2a प्लस 2n माइनस 1 टाइम्स डी, यानी कि m की जगह पे अगर हम लेट अस से m की जगह पे हमने 2m माइनस 1 रिप्लेस कर दें, ठीक है, m की जगह पे 2m माइनस 1 रिप्लेस कर दें और n की जगह पे 2n माइनस 1 रिप्लेस कर दें, क्योंकि यहां से यही पैटर्न दिख रहा है, तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। और अगर कंफ्यूज हो रहे हो कि m की जगह पे 2m माइनस 1 कैसे रखेंगे, तो m की जगह पे रख दो 2a माइनस 1, ये तो गिवन है, 2x माइनस 1 रख दो, ठीक है, m की जगह पे रख दो 2x माइनस 1 और n की जगह पे रख दो 2y माइनस 1। जैसे ही रखोगे तो आ जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन 2y माइनस 1 विल बी इक्वल टू 2a प्लस m की जगह पे रखा है 2x माइनस 1, तो दिस विल बी 2x माइनस 1 टाइम्स d अपॉन 2a प्लस 2y माइनस 1 टाइम्स d। So this will become 2a plus 2x minus 2 times d upon 2a plus 2y minus 2 times d। So 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा a plus x minus 1 times d अपॉन a plus y minus 1 times d, यानी कि tx अपॉन ty का रेशियो आ गया हमारा 2x माइनस वाई 1 अपॉन 2y माइनस 1, तो डेफिनेटली हमारा आंसर 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, थोड़ा सा लंबा तरीका था, इस तरीके को अप्लाई नहीं करेंगे एग्जाम में, तो हमें डायरेक्टली ऐसे ही करना है, पर इन जनरल किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते जहां पे कि हमें ऐसे एक्सप्रेशन दिए होते तो फिर हमें इस तरह से अप्रोच करना चाहिए था। और ये सब लिखना नहीं है हमको, जैसे ही हम यहाँ पे पहुंचे ना और हमने इसको देखा तो हमने देख लिया कि 2n माइनस 1 m की जगह पर रिप्लेस करना है, तो यानी कि हमारा रेशियो स्ट्रेट अवे m/n है, तो वो आ जाएगा 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1, क्योंकि यही तो रिप्लेस करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमारी कहानी यही बनी जाएगी तो फिर वो देखना नहीं है आखिर में, ये तो समझने के लिए अभी हमने इतना लिखा है एक्सप्रेशन को, अदरवाइज स्ट्रेट अवे यहाँ से ही हमको आंसर मिल गया, जैसे हमने इस पैटर्न को ऑब्जर्व किया तुरंत हमें अपना आंसर इस क्वेश्चन का मिल जाता है। क्लियर है? तो आई बिलीव सेशन आपको पसंद आया होगा, जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं इस क्वेश्चन में समझ में आई होंगी। इस सेशन में कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। सेशन अगर पसंद आया तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिएगा। कोई आपकी क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप टेलीग्राम पे भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम एट ADITYAKT, ठीक है। ये जो लास्ट में 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए ये कल के एग्जाम में ही आए हैं, स्लॉट 1 और स्लॉट 2 में। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। हाइट एंड डिस्टेंस का सेशन भी आज शाम तक आई विल ट्राई टू अपलोड दैट एज वेल, एंड एज आई वाज प्रेडिक्टिंग वो थोड़ा सा डिले हो गया हाइट एंड डिस्टेंस का सेशन। आई वाज थिंकिंग कि ब्रोकन ट्री और 75 डिग्री वगैरह के चीज़ों को भी डिस्कस कर लें, बिकॉज इट इज़ पॉसिबल, बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है स्नैप का हाइट एंड डिस्टेंस। हर सेशन में एक क्वेश्चन आता ही आता है कि ऐसे क्वेश्चन आए और ऐसे क्वेश्चन आए, सरप्राइज किया बच्चों को, तो ठीक है हम लोग डिस्कस कर लेंगे उनको भी, उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय।